पढ़े थे क्लास 10th की फिजिक्स में विद्युत बल्ब किसे कहते हैं। छात्रों आवाज न करो, विद्युत बल्ब किसे कहते हैं, विद्युत बल्ब की संरचना क्या होती है, विद्युत बल्ब में ये अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ये सारा चीज क्लियर किए थे। आज भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है एक प्रेस, हीटर और इसके बाद फ्यूज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं विद्युत इस्त्री प्रेस। प्रेस में क्या होता है, ये भी देखो विद्युत इस्त्री जो है प्रेस है, ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, समझ गए। तो इसमें सबसे पहले इसकी हम संरचना के बारे में बात करते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। तो देखो इसमें इसका जो आधार प्लेट होता है ना, आधार प्लेट का मतलब जिससे तुम प्रेस करते हो नीचे वाला जो चिकना चिकना होता है ना, उसको आधार प्लेट। इसका जो आधार प्लेट होता है लोहे का बना होता है और जिसके बाहरी सतह को क्रोमियम की पॉलिश की जाती है, समझ गए, चिकना बनाया जाता है। जो इसका आधार प्लेट होता है लोहा का बना होता है, समझ गए, किसका बना होता है, लोहा का बना होता है। और इसका जो बाहरी सतह होता है जो एकदम सफेद टाइप का दिखता है, उस पर जो है क्रोमियम का लेप लगाया गया होता है, लेप लगाकर चिकना बनाया गया होता है, जिस कारण ऊष्मा का क्षय न हो। लेप इसलिए लगाया जाता है कि ऊष्मा का क्षय न हो, समझ गए। जो इसका आधार प्लेट होता है विद्युत प्रेस का नीचे वाला भाग होता है वह लोहा का बना होता है और इसके लास्ट वाले भाग को क्रोमियम का लेप लगाकर चिकना बनाया जाता है। चिकना जब लोहा आता है तो उसमें प्रभाव सुचालक क्यों नहीं होता है? क्या है उसमें प्रभाव सुचालक, क्या विद्युत धारा उसमें प्रवाहित क्यों नहीं होती है, ये कह रहे हो ना। तो इसमें जो लेप लगाया जाता है ना, तो इसलिए हमें लाइट टच नहीं करती, जो क्रोमियम का हम लेप लगाते हैं और क्रोमियम का लेप चिकना बना देता है उसको, और विद्युत ऊष्मा का क्षय भी नहीं होता है, समझ गए। तो ऊपर लोहा होता है, नीचे तो लेप लगाया गया होता है ना, ऊपर लोहा अंदर थोड़ी टच करने जाओगे। जैसे ये तुम्हारा प्लेट है तो ऊपर ना ये लोहा है लेकिन ऊपर लेप लगा दिया जाता है, तो भाई ये भी लोहा अगर कोई उस पर लेप लगा दो, अगर पॉलिथीन बांधो नहीं लाइन टच करेगी ना, वही बात है, समझ गए। अब आगे इसमें जो है तापक तार, इसमें जो तार लगे होते हैं ना, तापक तार, देखो अब जो ये तुम्हारी प्लेट होती है ना, इस टाइप की जो प्लेट होती है, इसमें क्या होता है कि नाइक्रोम के तार लगे होते हैं, ऐसे देखो, ऐसे करके नाइक्रोम के तार लगे होते हैं, समझ गए। अंदर अगर कभी देखना, अगर प्रेस टूटा फूटा होगा तो अंदर ऐसे तुम्हें नाइक्रोम के तार मिल जाएंगे। नाइक्रोम ऐसी धातु है जो कम ताप पे ही रक्तप्त हो जाती है और ऊष्मा देने लगती है, समझ गए। नाइक्रोम एक ऐसी धातु है जो कम ताप पर ही रक्तप्त हो जाती है और ऊष्मा देने लगती है, समझ गए। तो इसके समझ गए। और ये जो नाइक्रोम है इस मोटी चादर के बीच में लगा होता है, ये चादर होती है और फिर उस पे जो है इसको लपेटा गया होता है नाइक्रोम के तार को। यही नाइक्रोम का तार ही में यही तो गर्म करता है, नाइक्रोम का तार हीटर में भी लगा होता है, समझ गए। तो मोस्ट क्या है इसमें, नाइक्रोम। और इसमें देखो आगे इसमें क्या है, तो कुचालक हत्था। इसका जो हत्था होता है जो पकड़ने वाला होता है वो कुचालक पदार्थ का बना होता है, समझ गए। इसका जो हत्था होता है वह किस चीज का बना होता है, कुचालक पदार्थ का बना होता है। वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, समझ गए। कुचालक पदार्थ में प्लास्टिक हो सकता है, बैकलाइट हो सकता है, जो कुछ भी हो कुचालक पदार्थ का जिससे हम पकड़ते हैं वो कुचालक पदार्थ का बना होता है। ज्यादातर बैकलाइट ही यूज किया जाता है, समझ गए। बैकलाइट यूज किया जाता है, या प्लास्टिक भी कह सकते हो, तो प्लास्टिक भी यूज किया जाता है। तो ये था तुम्हारा विद्युत प्रेस। विद्युत प्रेस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। यह विद्युत धारा को ऊष्मा और ऊष्मा में परिवर्तित करता है, ऊष्मा देता है, समझ गए। इससे प्रकाश नहीं मिलता है, बल्ब दोनों में कन्वर्ट कर रहा था। बल्ब क्या कर रहा था जी, ऊष्मा भी दे रहा था और प्रकाश भी दे रहा था, लेकिन ये केवल ऊष्मा देगा। तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। इसकी संरचना में क्या होता है, आधार प्लेट होता है, तापक तार होता है, कुचालक पदार्थ होता है। तो आधार प्लेट इसका जो है किस चीज का बना होता है, लोहे का बना होता है, समझ गए। और इसके निचले भाग पर क्रोमियम का लेप लगाया गया होता है जिससे विद्युत धारा हमें टच नहीं करती और चिकना बनता है, जिससे ऊष्मा का क्षय नहीं होता है। तापक तार, इसमें जो तार लगा होता है नाइक्रोम धातु का लगा होता है। नाइक्रोम ऐसी धातु है जो कम ताप पर रक्तप्त हो जाती है और ऊष्मा देने लगती है। कुचालक पदार्थ, इसका हत्था जो होता है कुचालक पदार्थ का बना होता है और जिसकी वजह से हमें लाइट टच नहीं करती, कुचालक रहेगा। कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है।
चलो आगे हम पढ़ेंगे विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर। समझ गए, विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर। इसमें इसकी संरचना और कार्यविधि को जान लेते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, संरचना एवं कार्यविधि। तो हीटर की संरचना कैसी होती है, तो हीटर तुम लोगों ने देखा होगा हीटर की संरचना कैसी होती है। तो हीटर ऐसा गोल टाइप का होता है तुम्हारा हीटर, इस टाइप का होता है एकदम गोल। और इसमें क्या होता है, तो नाइक्रोम धातु की परत बनी होती है, ऐसे करके ना, ऐसे गुच्छा लगा होता है। नाइक्रोम धातु का क्या होता है, गुच्छा। समझ गए। और इस तरह फिर यहां से हम निकाल के यहां से देखो एक और गुच्छा ऐसे बना दें। इसी तरह का जो है और इन्हीं तारों में से 2 तार निकाला गया होता है। ये तार का गुच्छा बना के फिर 2 तार निकाला गया। जैसे तुम्हारे पंखे की वाइंडिंग होती है ना, तो अंदर बहुत सारे तार लपेटे गए होते हैं उस पे, और उसमें से 2 तार निकाला गया होता है। समझ गए, प्लस और माइनस पर। इसमें भी ये होता है, जब तार को, ये जो नाइक्रोम धातु का तार है, इसको गुच्छा टाइप का बना दिया जाता है और फिर इसमें से 2 तार निकाला गया होता है। ए बी 2 तार निकालते हैं। हाँ। दोनों तार में डिस्टेंस होता होगा। हाँ, दोनों तार में डिस्टेंस रहेगा ना, दोनों तार में डिस्टेंस इसमें भी बनाया जाता है। समझ गए, दोनों तार में एक प्लस माइनस होता है, तो 2 तार निकाला जाता है। समझ गए। अब इसमें देख लेते हैं इसका जो ऊपरी परत होता है तुम्हारा, ये हीटर का किस चीज का बना होता है। समझ गए। तो विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर में चीनी मिट्टी, समझ गए, चीनी मिट्टी की बनी एक प्लेट होती है। जो इसकी प्लेट है ना, ये चीनी मिट्टी की बनी होती है। बफर सिस्टम होता है, तो खाने जाते हो ना, जो प्लेट मिलती है वो चीनी मिट्टी की होती है। समझ गए। अभी तो ये वाला मिलता है ना, फाइबर वाला, उसको नहीं, कहीं कहीं पे देखना वजन टाइप का मिलता है, वो चीनी मिट्टी का बना होता है। कभी गिरता तुरंत फूट जाता है। मूर्ति उर्ति ज्यादातर चीनी मिट्टी की ही बनाई जाती है, तो ये चीनी मिट्टी का बना होता है। समझ गए, इसका जो प्लेट है। और चीनी मिट्टी क्या है, विद्युत ऊर्जा की कुचालक है, विद्युत की कुचालक है, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। और इसको सर्पिलाकार, इसमें जो तार होता है ना, सर्पिलाकार बनाया जाता है। सर्पिलाकार का मतलब सर्प कैसे चलता है, ऐसे करके चलता है ना, तो तार भी कुछ ऐसे ही करके लपेटा गया होता है। समझ गए। और इसमें नाइक्रोम धातु के तार का उपयोग किया जाता है। समझ गए। और नाइक्रोम में 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम होता है, जो उच्च ताप पर गर्म करने पर पिघलता नहीं है। समझ गए। इसमें क्या होता है, 80% निकिल, नाइक्रोम जो है मिश्र धातु है, इसमें क्या होता है 80% निकिल और 20% क्रोमियम। क्या होता है, 80% निकिल और 20% क्या होता है जी, क्रोमियम, Cr(Ni). समझ गए। तो ये नाइक्रोम में मिश्रण होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है, तो इसमें ये 2 चीज का मिश्रण होता है। और इनका गलनांक अति उच्च होता है। अगर विद्युत धारा बहुत अधिक भी हो जाए तो तार कभी गलेगा नहीं, गलनांक उच्च होता है। समझ गए। इसमें इसका गलनांक क्या होता है, अति उच्च होता है। अगर तुम्हारा गलनांक, ये जो है ताप बढ़ता भी है तो गलेगा नहीं, पिघलता नहीं है। और ये जल्दी वायु से क्रिया भी नहीं करता है। समझ गए। ये जो नाइक्रोम धातु का तार है, ये वायु से क्रिया भी नहीं करता है जल्दी। ऐसी धातु जैसे अभी को लोहा है, लोहा को तुम फेंक दो, अगर जैसे ही नमी पड़ती है या वायु में ठंडापन महसूस हो, तुरंत क्रिया करके जंग लग जाएगा। लेकिन ऐसा उसमें नहीं है कि तुम बाहर कहीं रख दिए या पानी के टच में आया तो तुरंत क्रिया करके जो है वो जंग लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है ये नाइक्रोम धातु का जो तार होता है। तो बस इसमें यही याद रखना विद्युत ऊष्मक में, हीटर में, कि ये इसका जो प्लेट होता है चीनी मिट्टी का बना होता है। और इसमें जो नाइक्रोम धातु का तार लगा होता है, सर्पिलाकार गूथा गया होता है। और गूथने के बाद इसमें से 2 तार निकाला गया होता है, एक प्लस एक माइनस, जो हम कनेक्शन देते हैं जो है सीधे लाइट से। और इसमें जो है जो नाइक्रोम धातु का तार होता है, उसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। ये जो निकिल और क्रोमियम है, ये जल्दी पिघलता नहीं है, इनका गलनांक उच्च होता है। अगर ताप बढ़ता भी है तो ये गलेंगे नहीं। समझ गए। हाँ, जो नाइक्रोम धातु उसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम है। क्रोमियम तो इससे जितने भी नाइक्रोम धातु सब में होता है, किसी फीडर वाले ही नाइक्रोम में 80% निकिल सब में होता है। नाइक्रोम धातु मिश्र धातु है, तो सब में निकिल और क्रोमियम होगा। समझ गए। लेकिन
कम तुम अपने हिसाब से, मिश्र धातु का मतलब होता है ना कि जैसे तुमने कोई मिश्र धातु तैयार किया ना, तुम अपने हिसाब से उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसमें जो है इसकी मात्रा कम कर दो, इसकी मात्रा ज़्यादा कर दो, कम बेसी तुम उसको ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो, समझ गए। लेकिन नाइक्रोम में ये दोनों रहेंगे, ये दोनों रहेंगे, समझ गए। नहीं तो कोई तार आता तो कहते हो ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसमें क्या होता है, मिश्र धातु का उसमें लगाएगा होता है, अगर जो अच्छी धातु उसकी मात्रा कम हो जाती है तो वही जो है उसका जो प्रभाव है कम दिखता है। दवा में ही देखो, दवा में भी तो मिश्रण होता है। अगर उसमें जो चीज़ चाहिए तुम्हें, जैसे जिस चीज़ की तुम्हारे शरीर में कमी है उस चीज़ की मात्रा उस दवा में नहीं है तो तुम्हें दवा नहीं काम करती है, समझ गए। तो वो मिश्रण है, इसमें भी मिश्रण है। 80% निकेल होता है, समझ गए, और 20% क्रोमियम होता है। तो समझ में आया कि नहीं जी। हीटर और विद्युत इस्त्री प्रेस, अगर ये आता नहीं कभी, अगर आ जाएगा तो अपना बना के तुम लिख देना बस। क्या, नाइक्रोम, दोनों में याद रखना नाइक्रोम तार लगा होता है। नाइक्रोम क्या है, तो मिश्र धातु 80% और 80% निकेल 20% क्रोमियम होता है। इसमें सब लिख देना, आधार प्लेट होता है, हत्था होता है, तापक तार होता है, समझ गए। इसमें और इसमें भी लिख देना कि इसमें जो है नाइक्रोम धातु के गुत्थे तार गूंथे गए होते हैं सर्पिलाकार, यानी कि सर्प जैसे चलता है इस आकार का, और इसमें से 2 तार निकाल के विद्युत में हम कनेक्शन करते हैं, समझ गए। इस चीनी मिट्टी का बना होता है। जैसे ही विद्युत धारा जाती है, नाइक्रोम धातु का गुण होता है कि जैसे ही विद्युत धारा जाए तो रक्त तप्त हो जाता है और उष्मा देने लगता है, समझ गए। यहाँ पे कहोगे कि हम लोहा लगा दें तो नहीं मिलेगा, तो लोहा लगा दोगे तो नहीं मिलेगा, समझ गए, क्योंकि लोहा का वो गुण नहीं है। लोहा को बहुत ज़्यादा ताप चाहिए, लोहा को भट्टी में गलाओगे तब जाके रक्त तप्त होगा, समझ गए, ऐसे रक्त तप्त नहीं होगा। तो लोहा का गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है, मतलब वो जल्दी गले उलेगा नहीं, समझ गए, और पिघलेगा, गलेगा पिघलेगा वही। उसको भट्टी में वात्या भट्टी और जो मफल भट्टी तुम्हें पढ़ाई जाती थी पहले 10 में हट गई, उसमें लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। लोहा को गलाया जाता है, लोहा एकदम तरल हो जाता है, फिर जो भी साँचा तुम्हें देना है वैसा साँचा दे दिया जाता है। चलो, इसके बाद हम विद्युत फ्यूज को पढ़ेंगे, समझ गए। इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज क्या है, तो सभी लोग परिचित हैं विद्युत फ्यूज से। विद्युत फ्यूज का काम क्या होता है, समझ गए। विद्युत फ्यूज, समझ गए, विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं। देखो, विद्युत फ्यूज जो होता है हमारे परिपथ की सुरक्षा करता है। विद्युत फ्यूज जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, विद्युत फ्यूज जो तुम्हारा ये इंडिकेटर वाली बटन होती है, इंडिकेटर मतलब जो जलती है, लाइट आती है तो रेड कलर की जलती है, उसको इंडिकेटर बोलते हैं, सूचित करती है। तो उसी के बगल में विद्युत फ्यूज भी लगा होता है। विद्युत फ्यूज में क्या होता है, तो इसमें इसके जो ऊपर वाला भाग होता है वो चीनी मिट्टी का बना होता है या वैकेलाइट का बना होता है, ज्यादातर वैकेलाइट यूज किया जाता है। तो ऊपर वाला भाग किसका बना होता है जी, वैकेलाइट का बना होता है। वो कुचालक पदार्थ है, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई दिक्कत हुई, जैसे हमारे परिपथ में खराबी आ गई कुछ, तो हम क्या करते हैं, फ्यूज को निकाल देते हैं, और फ्यूज को निकाल दिए तो हमारे पूरे घर की लाइट जो है बंद हो गई। अब जहाँ पे हमारे जिस रूम में खराबी है वहां पे जाके हम लाइट को बना लेंगे और फिर फ्यूज को लगा देंगे, लाइट ऑन हो जाएगी, समझ गए। या तो क्या हुआ कि जैसे अचानक जो है विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, पहले अक्सर हुआ करता था, अब तो लाइट का सिस्टम ठीक हो गया है, नहीं तो पहले कभी बहुत ज्यादा लाइट आ जाती थी और तुम्हारा टीवी पंखा कूलर सब जल जाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्यूज को बनाया गया, समझ गए। और विद्युत फ्यूज में क्या होता है, ऊपर का जो इसका भाग होता है वह बना होता है तुम्हारा जो है चीनी मिट्टी या बैकेलाइट का, और इसके अंदर, जैसे इसके अंदर इसमें एक पतला तार लगा होता है, समझ गए, और वो पतला तार कम गलनांक का होता है, एकदम कम गलनांक, समझ गए। उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। और जैसे ही विद्युत धारा का मान बढ़ता है, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, और ताप बढ़ता है तो ये तुरंत क्या होता है, गल जाता है, और गल जाता है तो हमारे परिपथ की लाइट बंद हो जाती। तो हमारे परिपथ में जो लगे होते हैं उपकरण, टीवी पंखा कूलर फ्रिज, वो बच जाते हैं। अगर फ्रिज या टीवी कूलर में अगर अचानक ज्यादा लाइट चली जाए, समझ गए, तो उसे हम क्या, उससे हमारे टीवी पंखा कूलर जल जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्यूज को बनाया गया, समझ गए। विद्युत फ्यूज का यही काम होता है, परिपथ की सुरक्षा करना, समझ गए, ये फ्यूज का यही काम है। तो फ्यूज में, फ्यूज का ऊपरी भाग किससे बना होता है जी, बैकेलाइट कुचालक पदार्थ से। चीनी मिट्टी का भी बना होता है। इसके अंदर एक कम गलनांक वाला तार लगा होता है। कम गलनांक का मतलब कि उसका गलनांक बहुत ही कम होता है, अगर ताप जैसे ही ज्यादा होता है वो क्या होता है, गल जाता है, समझ गए।
ज़्यादातर इसमें फ्यूज का जो तार होता है मिश्र धातु का बना होता है। जो फ्यूज का तार होता है तुम्हारा वो मिश्र धातु का बना होता है। उसमें तांबा, टीन, शीशा भी हो सकता है। तांबा, टीन, शीशा मिश्र धातु का बनाया जाता है और इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। ऐसे तो हम कोई भी तार यूज कर लेते हैं, वो तो हम अपने सुविधा के लिए कोई भी 1 रुपये वाला तरवे लगा देते हो तुम, तो चलता रहता है, समझ गए। लेकिन अगर देखा जाए मेनली तो इसमें तांबा और टीन मिश्र धातु का तार यूज किया जाता है और इसका गलनांक क्या होता? कम होता और ये जल जाता है। शीशा का उपयोग क्या है? शीशा का उपयोग, शीशा इसमें शीशा लगाया, शीशा का मतलब तुम इसको समझ रहे हो, ये शीशा इसको नहीं, समझ गए। ये शीशा का सुधरा हुआ रूप है, समझ गए। तो इसमें शीशा का कुछ तांबा, टीन और शीशा इनका मिश्रण से एक बनाया जाता है मिश्र धातु, समझ गए, इनके मिश्रण से, और उसके तार को यूज किया जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया विद्युत फ्यूज। और देखो एक इसमें तुम्हें समझना है एक टॉपिक और है लघु पथन। बार बार पूछता है लघु पथन किसे कहते हैं, लघु पथन को डिफाइन करिए, समझ गए। तो लघु पथन किसे कहते हैं? तो जब हमारे परिपथ में धारा का अचानक मान बढ़ जाता है, जब हमारे परिपथ में धारा का अचानक मान बढ़ जाता है और उसमें लगे उपकरण जल जाते हैं या जलने की संभावना हो जाती है, इस क्रिया को लघु पथन कहते हैं। परिपथ में धारा के मान को अचानक बढ़ जाना या घट जाना क्या कहलाता है जी? लघु पथन कहलाता है। लघु पथन का मतलब ही होता है कि अचानक तुरंत धारा का मान बढ़ गया या तुरंत एकदम कम हो गया। ये कौन सी क्रिया कहलाएगी जी? लघु पथन कहलाएगी। कभी तुम्हारे एग्जाम में पूछ देता लघु पथन किसे कहते हैं, तो लघु पथन का यही मतलब होता है, धारा के मान का अचानक बढ़ जाना लघु पथन कहलाता है, समझ गए। और फ्यूज को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज को किस क्रम में संयोजित किया जाता है जी? तो परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। चलो ये सारी चीजें होगी, जो जो मैंने बताया है ना उसी को लिखना है, रटना नहीं है जी। जो जो मैंने बातें बताया बस उसी को पढ़ना भी नहीं है तुम्हें, घर पे जाके एक बार मनन करना जो जो मैंने बताया। ये देखो हीटर के बारे में बताया है, प्रेस के बारे में बताया और विद्युत फ्यूज के बारे में। जो जो तुम अपने दैनिक जीवन में देखते हो वही चीज है, उसी को अपनी भाषा में लिख देना, समझ गए। विद्युत फ्यूज से हमारे परिपथ की सुरक्षा होती है। विद्युत फ्यूज में कम गलनांक का तार लगा होता है। विद्युत फ्यूज में मिश्र धातु टीन, शीशा और तांबा मिश्र धातु का तार लगा होता है। विद्युत फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समझ गए। और लघु पथन की क्रिया में ये खुद जल जाता है। लघु पथन किसे कहते हैं? तो लघु पथन का मतलब होता है परिपथ में अचानक धारा के मान का बढ़ जाना या घट जाना लघु पथन कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसके बाद पढ़ेंगे हम विद्युत शक्ति, सामर्थ्य। सामर्थ्य किसे कहते हैं? ये कक्षा 9 में भी पढ़ाया गया होगा। एक चैप्टर था कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, चैप्टर था, तो बताओ सामर्थ्य किसे कहते हैं? अब यहाँ पे विद्युत सामर्थ्य, वहां पे केवल सामर्थ्य पढ़े थे, यहाँ पे विद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य किसे कहते हैं? शक्ति को ही सामर्थ्य कहते हैं, वो तो सभी लोग जानते हैं। शक्ति को ही सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति, देखो तो विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो तुम जानते हो कि कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, समझ गए। तो वहां पे तो हम पढ़े थे कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, वो विद्युत से रिलेटेड नहीं था, कोई भी कार्य हो गया। यहाँ पे हम विद्युत शक्ति को डिफाइन करेंगे, तो विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को किसको कहेंगे जी? विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और P बराबर क्या होता है जी? तो P बराबर होता है W/T। अगर T बराबर 1 कर दें तो P बराबर क्या हो जाएगा? W। अर्थात W क्या है जी? विद्युत ऊर्जा है। और वहीं पे अगर 9 में पढ़ाए थे तो कार्य था, कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। तो बस इसमें विद्युत है तो विद्युत जोड़ दो, बाकी वही परिभाषा है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं जी? शक्ति कहते हैं। तो वही बात है, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, तो कार्य को ही तो विद्युत ऊर्जा कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा जोड़ दो।
विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को ही शक्ति कहते हैं यदि समय क्या होगा, एकांक होगा। समझ गए। अब विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। अब देखो विद्युत, जैसे हम जो है W लिखे थे ना, W का मान क्या लिखे थे, देखो विद्युत ऊर्जा जो पहली क्लास हमने लिया था उसमें विद्युत ऊर्जा को बताया था, समझ गए। विद्युत ऊर्जा के सारे फार्मूले कौन कौन से थे, V गुणे Q बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर R बटा T, ऐसे V स्क्वायर बटा R इंटू T, ये V स्क्वायर बटा T इंटू R है। हाँ सर, V स्क्वायर गलत है, सही सही तो है, सही है सर जी, कौन गलत बोला। अच्छा देखो ये किसका फार्मूला है जी, विद्युत ऊर्जा का फार्मूला है, समझ गए। ये सारे फार्मूले किसके हैं, ये विभवांतर आवेश के पद में, विभवांतर धारा के पद में, धारा प्रतिरोध के पद में, और विभवांतर और प्रतिरोध के पद में, ये विद्युत ऊर्जा का सारा फार्मूला है। सारे फार्मूले को मैंने बताया था पहली क्लास में, डेरिवेशन कराया था, कैसे ये आ गए सब, समझ गए। तो अब क्या हमें बताना है, शक्ति बताना है। तो बस तुम्हें करना शक्ति को क्या है, बस सब में T का भाग देते जाना है। तो यहां से विद्युत शक्ति बराबर, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा जी, W। तो W का मान क्या है, V गुणे Q बटा T, VIT बटा T, I स्क्वायर RT बटा T, V स्क्वायर R इंटू T बटा T, समझ गए। ये सब में बटा T कर दोगे तो जो तुम्हारी विद्युत ऊर्जा थी वह विद्युत शक्ति में चेंज हो जाएगी। तुम्हें पता है कि विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को ही शक्ति कहते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा को ही शक्ति कहा जाता है यदि उसकी दर मतलब समय एक हो। तो यहां से क्या मिल जाएगा, P बराबर V गुणे Q अपान T, VI I स्क्वायर R V स्क्वायर बटा R। ये तुम्हारा फार्मूला हो गया विद्युत शक्ति का, समझ गए। ये किसका फार्मूला हो गया जी, विद्युत शक्ति का। ये किस पद में है, आवेश तथा विभवांतर के पद में, आवेश और धारा के पद में, धारा और प्रतिरोध के पद में, विभवांतर और प्रतिरोध के पद में। ये शक्ति का फार्मूला है। इस पे जो है हम सवाल लगाएंगे। तीन चीजें मैंने बताया है, तीनों का 4-4 फार्मूले हैं, 1 2 3 4 है ना। एक उष्मा का भी 4 फार्मूले है। उष्मा का कैसे बताए थे जी, तो H बराबर बताए थे W बटा के 4.2। अगर जो WI है इसमें 4.2 का भाग दे दोगे तो उष्मा आ जाएगी, वो उष्मा का फार्मूला बन जाएगा। और इसी में अगर T का भाग दे दोगे W में तो शक्ति का फार्मूला बन जाएगा, समझ गए। तो ये शक्ति हो गई, समझ में आ शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा कितना व्यय हो रही है, समझ गए। शक्ति का मतलब यही होता है जी कि विद्युत ऊर्जा जैसे 1 घंटा में कितना ऊर्जा व्यय हो रही है, तुम कितना काम कर रहे हो, वही तुम्हारी शक्ति है। जैसे कोई गाड़ी है तो एवरेज नहीं होती, इतना एवरेज देती है, 1 लीटर में कितना दूर जाएगी, समझ गए, या 1 घंटे में कितना दूर जाएगी, वह उसकी शक्ति है। तुम कितना काम कर लेते हो समय के सापेक्ष, वही तुम्हारी शक्ति है ना। कोई अगर 1 घंटे में यहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है 10 किलोमीटर, कोई 5 ही किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर की शक्ति कम है, समय के सापेक्ष देखा जाता है। ये हो गया हमारा विद्युत शक्ति। अब इसके आगे देखो, देखेंगे हम विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। लास्ट टॉपिक है, थोड़ा बहुत अगर तुम्हें नोट करना है तो कर भी सकते हो, और मैं कल से जो है इसको नोट भी कराऊंगा, समझ गए, सवाल कराऊंगा, सब कराऊंगा। पहले तुम्हें ये लेक्चर केवल समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा याद कर लो तुम, क्योंकि तुम्हें रटना ना पड़े, केवल सुन लो, याद हो जाएगा। क्या, तो विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक
देखो विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक मात्रा का मतलब तो विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है। जैसे तुम द्रव्यमान का मतलब आलू लेते हो तो किस में मापते हैं आलू को, किलोग्राम में। उसी तरह विद्युत ऊर्जा तुम्हारे घर में खर्च होती है किस में मापोगे, यूनिट में। वही चीज है। तो देखो हम विद्युत ऊर्जा का मात्रक अभी क्या बताया है जी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक हम बताए हैं जूल, समझ गए। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल जो होता है बहुत छोटा मात्रक होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। जूल जो है विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, इसलिए इसे घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त ऊर्जा के मापन हेतु किलोवाट घंटा अथवा यूनिट का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। जो जूल है विद्युत ऊर्जा का मात्रक वह बहुत छोटा मात्रक है, समझ गए। अगर तुम्हें घरों और औद्योगिक कार्यों में यूज करना है तो विद्युत ऊर्जा को हम किलोवाट घंटा या यूनिट में मापते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। अब विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया जी, विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक तो क्या हो गया, सबसे छोटा मात्रक जूल। और घरेलू पैमाने पे या घरेलू या औद्योगिक मात्रक, औद्योगिक मात्रक इसका क्या हो जाएगा, तो औद्योगिक मात्रक इसका हो जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, समझ गए। अब हम समझेंगे 1 किलोवाट घंटा होता क्या है। 1 जूल तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया होगा 1 जूल क्या है। जैसे जब जूल कार्य की परिभाषा बताया होगा तभी 1 जूल क्या है। 1 किलोवाट घंटा होता क्या है, समझ गए। इसी 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है, समझ गए। 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट कहा जाता है। किलोवाट घंटा को हम क्या है, यूनिट कह सकते हैं, समझ गए। तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, समझ गए। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। उसे क्या कहते, 1 यूनिट कहते या 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, समझ गए। तो समझ में आया कि नहीं। तो चलो देखो 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा या यूनिट बराबर क्या हो जाएगा जी, फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा बटा के 1000, समझ गए। वाट गुणे घंटा बटा के 1000। अब देखो कैसे मैंने परिभाषा दिया है, तो मैंने दिया है कि 1 किलोवाट वाले परिपथ में, समझ गए, 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय होती है, अगर इसको एक कर दिया जाए तो 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय होगी उसी को क्या कहोगे तुम, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहोगे। अगर इसको मैं चेंज करूं, वाट है ना, वाट है, तो देखो अब इसको वाट को मैं चेंज कर रहा हूं, इसमें चेंज करोगे वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटा 1000। एक फार्मूला मैंने बताया, वाट तो शक्ति होता है ना, वाट किसका मात्रक है जी, शक्ति का। एक फार्मूला बताया T बराबर VI, तो V का मतलब वोल्ट और I का मतलब एम्पियर, तो वोल्ट गुणे एम्पियर किसको लिखे जी, वाट को लिखे, तो वोल्ट गुणे एम्पियर। अब जैसे तुम्हें दे दिया कि 10 वोल्ट का एक बल्ब है और इतना एम्पियर धारा लेता है, 10 घंटा यूज किया जाता है। हाँ टाइम हो गया, समझ गए। तो और यदि इसमें दिनों की संख्या दिया हो तो यूनिटों की संख्या क्या हो जाएगी, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे बटा 1000, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000, समझ गए। ये फार्मूला हो जाएगा। यूनिट कैसे निकालोगे, तो तुम जो है 10 वाट का बल्ब, 10 वाट का 10 बल्ब है तो 100 वाट हो गया, कितना घंटा यूज करते हो, कितने दिन यूज करते हो बटा 1000, तो इसमें क्या मिल जाएगी जी, यूनिट मिल जाएगी। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। अगर किलोवाट घंटा को बदलोगे तो इतना जूल आएगा। मैंने बताया जूल ऊर्जा का जो है सबसे छोटा मात्रक है, ये यूनिट निकालने का मात्रक है,
समझ गए। एक यूनिट किसे कहते हैं? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, उसे एक यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट बराबर किलोवाट घंटा। हाँ, यूनिटों की संख्या इस तरह निकालेंगे, समझ गए। से सवाल अगली क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, समझ गए। अगले डे पे हम मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। अगली क्लास में हम कल मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ। चलो जाओ।